Now see everyone, now the next chapter is what? Deduction from gross total income. अरे भाई ग्रॉस टोटल इनकम तो आ गई आपको। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आती है, हमेशा याद रखो, पांचों हेड आप एड अप कर दोगे तो यू विल गेट योर ग्रॉस टोटल इनकम। ऑल द 5 हेड का इनकम ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। और वो 5 हेड्स क्या है, सब हमने देखे। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, देन सेकेंड वन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन थर्ड वन पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, देन कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड है, 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 14 के हिसाब से। ये पांचों हेड की इनकम प्लस कर लो तो आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब भाई गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है, अच्छा सा चॉइस दिया है। ठीक है, आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, आपका ग्रॉस टोटल इनकम समझो आ गया, जो भी इनकम आया 5 लाख 10 लाख वट एवर। ठीक है, अब जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है आप डिडक्शन ले लो, ये आपका जनरल डिडक्शन है, बराबर है। पांचों हेड की इनकम प्लस किया तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। उसके बाद आप क्या ले लो, डिडक्शंस। क्या? आप डिडक्शन ले लो। डिडक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगा। डिडक्शन करने से इनकम कम दिखेगा, इनकम कम दिखेगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा। तो आप कौन कौन सा डिडक्शन ले सकते हो, वही इस चैप्टर में बोला गया है कि आपको कौन सा डिडक्शन अलाउड है। उससे आप अपना टैक्स बर्डन, जो टैक्स का बर्डन है वो रिड्यूस कर सकते हो, टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो अच्छा है ना, ये डिडक्शन मिलेगा तो आपका टैक्स बर्डन, टैक्स की लाइबिलिटी, टैक्स भरने का बोझ कम होगा, समझे? तो ऐसा नहीं कोई भी डिडक्शन ले लोगे। तो कुछ डिडक्शन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से वो इधर दिया है मैंने। चलो देखो, तो देख लिया डिडक्शन, मत बताया मैंने, ऑल 5 हेड्स पहले प्लस करो, उसमें से आप डिडक्शन लोगे, बराबर है। और वो भी डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A रूल है ये, बराबर, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, तो नॉर्मली डिडक्शंस क्या है आपका, स्पेसिफाइड होता है 80C से लेके 80U तक। 80C से स्टार्ट होगा टिल 80U तक सारे डिडक्शंस आते हैं। ठीक है, तो जो आपको मेन बेसिक डिडक्शंस है वो सब यहाँ डिस्कस किए मैंने, तो उसको लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे बेटा। और याद रखना जो भी डिडक्शंस होगा, ये जो भी डिडक्शन होगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का, वो ग्रॉस टोटल इनकम में से होगा। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या, पांचों हेड प्लस करने के बाद, सारे 5 हेड्स का इनकम प्लस कर लो तो आपको मिलेगा व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद आप डिडक्शन क्लेम करोगे। ठीक है, और कौन कौन सा डिडक्शन क्लेम करोगे बच्चा, वही देखना है। तो देखो कौन कौन सा डिडक्शन क्लेम करोगे। सी, सबसे पहला सेक्शन है आपका, देख रहे हो ना इधर लिखा मैंने, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, यू कैन सी हियर, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये याद रखना सब लोग, राइट। ये जो जनरल डिडक्शंस है आपको, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद का जो डिडक्शन है वो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, रूल याद रखना। अब उसमें सबसे पहला सेक्शन है आपका 80C। क्या बेटा, सबसे पहला सेक्शन है 80C, पहले 80C देखना है आपको। फिर उसके बाद आप देखोगे क्या बेटा, 80CCC दिख रहा है इधर, 80CCC देखो सेक्शन। और ये सब सेक्शन याद रखना कंपलसरी है, जरूरी है, याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, 80C 80CCC एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। 80C 80CCC, देन 80D, 80D, उसके बाद 80DD, फिर 80TTA, फिर 80TTB और फिर 80U। फिलहाल ये सारे सेक्शंस आपको याद रखने हैं। तो अब देखते हैं हम लोग ये सारे सेक्शंस में आखिर कौन सा डिडक्शन आप ले सकते हैं जिससे आपका इनकम कम दिखेगा और टैक्स भी कम हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो देखो कौन सा डिडक्शन है, सबसे पहला देखते हैं हम लोग 80C। क्या बेटा, कौन सा डिडक्शन, 80C। अब बच्चा लोग 80C में क्या बेटा, आप कहीं भी पैसा अपना इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है ये, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो तो वो जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना वो आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से माइनस कर लो।
तो देखो आपने माइनस कर लिया तो टैक्स का बर्डन भी दूर हो गया, आपका टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो गई, टैक्स देने का टेंशन भी कम हो गया, प्लस आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपका असेट बन गया ना, कि वो फ्यूचर में तो मिलेगा ही आपको, तो डबल बेनिफिट हो रहा है ना आपको। तो टैक्स का भी बर्डन दूर हो गया आपका, टैक्स लाइबिलिटी भी कम, और आपने वो इन्वेस्ट किया है तो फ्यूचर में तो मिलना ही है आपको। वेरी नाइस। तो सेक्शन 80C हमेशा याद रखो, 80C किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आप पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन वो लिमिटेड है। लिमिट कितना है उसका? पूरे साल में, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर ही टैक्स भरना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर में आप 1,50,000 तक, कितना बेटा? 1,50,000 तक क्या कर सकते हो आप? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो 80C का लिमिट है 1,50,000। 1,50,000 रुपीज तक आप इन्वेस्टमेंट करो, अलाउड हो जाएगा, मतलब वो आपके इनकम में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सब लोग याद रखना, ग्रॉस टोटल इनकम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब पांचों हेड, ऑल द 5 हेड्स एडेड, तो सारे 5 हेड्स प्लस करने के बाद जो इनकम मिलती है उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और उसी ग्रॉस टोटल इनकम में से ये डिडक्शंस मिलेगा आपको, ये डिडक्शन आप माइनस कर सकते हो, जिससे आपका टैक्स का टेंशन दूर होगा, टैक्स का टेंशन कम हो जाएगा। ज्यादा टैक्स भरने वाले थे, अब कम टैक्स भरोगे ड्यू टू दीज डिडक्शंस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, तो 80C में इन्वेस्टमेंट्स, क्या इन्वेस्टमेंट? पैसा इन्वेस्ट करो, और कुछ इन्वेस्टमेंट दिए वो सब एक बार रिव्यू मार लेना। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, आप लाइफ इंश्योरेंस निकालते हो तो पॉलिसी का प्रीमियम भरते हो ना, तो वो पॉलिसी का जो प्रीमियम है, बराबर है, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। वो प्रीमियम जो भरते हो आप, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो और अपनी इनकम को कम दिखा सकते हो, और अपनी इनकम को कम दिखाओगे तो टैक्स भी कम हो जाएगा ना। तो जो भी आप प्रीमियम भर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका आप 80C में डिडक्शन ले सकते हो। और किसके किसके लिए? सेल्फ, खुद के लिए, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पति पत्नी और जो बच्चे हैं आपके, उनके लिए डिपेंडेंट चिल्ड्रन, राइट है, तो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो आप यहाँ क्लेम कर सकते हो, याद रखना। इससे आपकी इनकम, नॉर्मल सी बात है, ग्रॉस टोटल इनकम में से ये माइनस करोगे तो इनकम कम दिखेगी, इनकम कम दिखेगी तो टैक्स भी कम भरना पड़ेगा, तो आपका टैक्स भी बच रहा है कि नहीं, राइट। हाँ, और ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक चीज सब लोग याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब जो आप प्रीमियम भरोगे ना, प्रीमियम वो कितना होना चाहिए? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड, जितना आपका सम एश्योर्ड है, समझो आपका सम एश्योर्ड है 10 lakhs का, तो 10 lakhs का 20% कितना होता है? 2 lakhs, तो 2 lakhs तक होना चाहिए प्रीमियम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरे साल में, 2 lakhs से ज्यादा नहीं। इफ पॉलिसी इशूड बिफोर 1/4/2012, अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के पहले है तो, हाँ, बट अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद का है तो नॉर्मली जनरली अभी जो पॉलिसी मिलेगा सब 1 अप्रैल 2012 के बाद का ही रहेगा ना, तो उसमें कितना रहेगा? 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, मतलब 10 लाख का सम एश्योर्ड है, लाइफ इंश्योरेंस का 10 lakhs का सम एश्योर्ड है कि आपको कुछ हुआ तो 10 lakhs मिलेगा फैमिली को, तो 10 lakhs का 10% 1 lakhs, तो 1 lakhs तक का प्रीमियम ही अलाउड है इसमें, ये स्पेसिफिक वाले में, लाइफ इंश्योरेंस में इतना प्रीमियम ही आप इसमें भर सकते हो। बोलोगे सर लेकिन आपने बोला तो 1.5 लाख, तो 1.5 लाख सब पूरा मिला के है बेटा, ये पूरा जो नीचे दिया है सब कुछ मिला के, इधर आपको सिर्फ 10% ऑफ सम एश्योर्ड, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, फिलहाल इतना आपको आता नहीं है लेकिन फिर भी याद रखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सिर्फ याद रखना, अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के पहले है तो जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 20% प्रीमियम होना चाहिए बस, उससे ज्यादा नहीं। और 1 अप्रैल 2012 के बाद है तो 10% प्रीमियम तक अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए है, वो याद रखो। और फिलहाल एकदम बेसिक याद रखना है, 80C में सबसे पहला क्या बेटा? 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, चलो, ये 1,50,000 मतलब किसके लिए है? पूरा 80C में, ये जितना पूरा है ना, ये सब आगे जो आएगा वो सब मिला के 1,50,000 बस,
उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बराबर है। मालूम पड़ा, 1,50,000 लिमिट है, मतलब आप इतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप डिडक्शन नहीं ले सकते, वो चीज है। चल, अब उसके बाद आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बराबर है। समझो आपने एक एग्जांपल ले लो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना पूरे साल का आपका कितना गया, 50,000 ही गया, 50,000। आपको लिमिट कितना मिला है, 1,50,000 का मिला है ना, 1,50,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना। तो आप दूसरे में इन्वेस्ट करो ना, इधर इन्वेस्ट करो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी फंड में पैसा डालो, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो, ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो, इन्वेस्ट करो। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट रख दो, नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा लगा दो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा लगा दो। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब इन्वेस्टमेंट्स है आपके। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बराबर है, राइट। यूलिप में इन्वेस्ट कर दिया, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये सब इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी लिंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बराबर है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। ये सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करके आप क्या कर सकते हो, अपना टैक्स का बर्डन दूर कर सकते हो। किसका बर्डन दूर कर सकते हो बेटा, अपना टैक्स का बर्डन, टैक्स की लाइबिलिटी। तो ये, लेकिन याद रखो, ये सब मिला के कितना, 1,50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1,50,000 के अंदर ही सब हो जाना चाहिए। आप 1,50,000 के ऊपर, 1,50,000 के ऊपर जाएगा ना तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 1,50,000 तक अलाउड है। और भी काफी सारे हैं, तो वो एक बार रिव्यू करके रखना, सब एटीसी का ही है। और आप क्या कर सकते हो, एनी सम पेड एज सब्सक्रिप्शन टू होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। देखो, कहीं भी आप कुछ सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक में, तो वो भी आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट जैसा हो गया। तो उसमें भी आप पैसा डाल रहे हो ना, तो वो भी आप डिडक्शन ले सकते हो, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा। या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस डिपॉजिट स्कीम में आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, तो वो सब आप क्या कर सकते हो, एटीसी में डिडक्शन ले सकते हो, है कि नहीं। और अगर आपने घर खरीदने के लिए कुछ इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, पार्ट पेमेंट पे कर रहे हो, बराबर है, क्या पार्ट पेमेंट मेड फॉर न्यू हाउस अंडर एनी स्कीम ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड और अदर अथॉरिटी, तो उसमें भी जो आप पेमेंट कर रहे हो ना, जो पार्ट पेमेंट न्यू नया घर खरीदने के लिए, उसका भी आप क्या कर सकते हो बेटा, डिडक्शन ले सकते हो, समझे। जैसे मैंने 30,000 पार्ट पेमेंट किया, तो 30,000 का मैं डिडक्शन ले सकता हूँ। तो दैट इज वेरी नाइस ना बेटा। तो ये सब 80C में अलाउड है, लेकिन देखो इतने सारे हैं, लेकिन सब मिला के यहाँ तक है ना टोटल, लेकिन सब मिला के 1,50,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अभी सब मिलाएगा तो 1,50,000 के ऊपर ही जाएगा ना, तो 1,50,000 तक ही अलाउड है, उसके ऊपर जाएगा तो वो अलाउड नहीं होगा, उसका डिडक्शन आप नहीं ले सकते। आपको पूरा लिमिट कितना है, 1,50,000। फिर देखो ट्यूशन फीस पेड फॉर फुल टाइम एजुकेशन फॉर एनी 2 चिल्ड्रेन। अगर ट्यूशन फी पे कर रहे हो आप 2 बच्चों के लिए, अलाउड है। ट्यूशन फी में लाइक जो रिकॉग्नाइज कोर्सेज है, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, यूनिवर्सिटी का फीस, बराबर है, ये सब रिकॉग्नाइज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोर्सेज है, फुल टाइम एजुकेशन, हाँ, फुल टाइम एजुकेशन के लिए। तो नॉर्मली स्कूल फीस, कॉलेज फीस, यूनिवर्सिटी फीस, ये लोग की फीस जो होती है वो ट्यूशन फीस, उसकी जो ट्यूशन फीस होगी उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। तो अच्छा है ना बेटा, ठीक है। तो मेरा बच्चा अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो कॉलेज का जो मैंने फीस भरा उसका डिडक्शन मैं 80C में ले सकता हूँ। ट्यूशन फीस का डिडक्शन मैं कहाँ ले सकता हूँ, 80C में। तो उससे मेरा टैक्स का टेंशन कम हो जाएगा ना यार, टैक्स का बर्डन मेरा कम हो जाएगा, टैक्स का टेंशन दूर हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ये समझो, ठीक है। और कहीं भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डिबेंचर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी बॉन्ड्स है, शेयर्स है, यूनिट्स है, उसमें इन्वेस्ट किया है आपने। अगर आपने बैंक एफडी रखा 5 साल के लिए, क्या बैंक एफडी आपने रखा 5 इयर्स के लिए, तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिलेगा। बैंक एफडी फॉर 5 इयर्स रखा ना, तो वो भी डिडक्शन आपका 80C में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डिडक्शन देख ही रहे हो आप, ठीक है। बैंक एफडी कितने साल के लिए, 5 इयर्स। तो समझो मैंने 1,00,000 का एफडी रख दिया 5 साल के लिए, तो वो 1,00,000 का एफडी का मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। तो उतनी इनकम मेरी कम हो जाएगी ना बेटा, तो इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स बर्डन भी कम हो जाएगा, है कि नहीं, मालूम पड़ा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड,
नाबार्ड जो होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसमें सब्सक्रिप्शन किया, उसका बॉन्ड्स खरीदा मैंने, तो वो सब मेरा इन्वेस्टमेंट है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाया है, बराबर। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ, जैसे मैं 60 के ऊपर हो गया, तो मैंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाया है, तो वो भी मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस पे 5 साल का टाइम डिपॉजिट स्कीम में पैसा डाला है मैंने, तो ये सब मेरा एटीसी में मेरे को इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिल जाएगा, बराबर। एटीसी में तो ऐसे काफी सारे आइटम है, तो एक बार रिव्यू करके रखना। तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स है एटीसी का। ट्यूशन फीस भी याद रखो, ठीक है। अभी आप लोग का जो ट्यूशन फीस, कॉलेज का जो फीस होता है, उसका डिडक्शन आपके पेरेंट्स ले सकते हैं, बराबर। ले सकते क्या, लेते ही हैं, ठीक है। तो आपका जो ट्यूशन फीस होता है कॉलेज का, उसका डिडक्शन पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने इनकम से, ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर देंगे, डिडक्शंस में दिखा देंगे। तो उनका जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स की लायबिलिटी, वो कम हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। और कितने बच्चों तक, 2 चिल्ड्रन तक। तो 2 बच्चे हैं, बराबर है, मतलब आपका या आपके भाई बहन 2 जन का, 3 नहीं 2 जन, 4 नहीं 2 जन, ओनली 2, बराबर है। 2 चिल्ड्रन तक ले सकते हैं, उसके ऊपर गए तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो गया बेटा, दीज ऑल आर व्हाट एटीसी के डिडक्शंस। और इतने सारे डिडक्शंस है क्या बेटा, इतने सारे डिडक्शंस है, देख रहे हो ना, बराबर है। तो सब डिडक्शन मिला के 1,50,000 ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। उससे ऊपर गया ना तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। बोला ना मैंने, लिमिटेड टू क्या है, 1,50,000। कितना है बेटा, लिमिटेड टू व्हाट, 1,50,000, ठीक है। तो देखो इधर, ये पूरा इतने सारे आइटम है ना, बराबर है, सब मिला के 1,50,000 होना चाहिए। उससे ऊपर गया ना तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, बराबर है। तब बोलोगे मैं डिडक्शन ले लूंगा, नहीं, 1,50,000 तक ही लिमिटेड है। अभी समझो सब मिला के ये पूरा डिडक्शन एटीसी में इतने सारे हैं, आपने बहुत जगह इन्वेस्ट किया है, ट्यूशन फीस दिया, ये सब दिया, काफी जगह सब्सक्रिप्शन किया है, नोटिफाइड हाउसिंग फाइनेंस में, ये सब में, तो वो सब मिला के आपका कितना चला गया, 3 लाख रुपीज चला गया, 3 लाख। तो 3 लाख थोड़ी माइनस कर सकते हो आप, लिमिट कितना है 1,50,000, तो 1,50,000 ही माइनस कर सकते हो, उससे 1 रुपया ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, याद रखना। तो दैट इज व्हाट एटीसी, ठीक है। तो एटीसी याद रखना, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड टू 1,50,000। तो ये काफी आइटम्स है, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वो एक बार रिव्यू मार लेने का, ठीक है। तो ये एटीसी। अब एक और चीज देखो, एटी जो ट्रिपल सी है, सेकंड सेक्शन क्या अपना, एटी ट्रिपल सी, कौन सा बेटा, एटी ट्रिपल सी। देखो मजे की बात आएगी, एटी ट्रिपल सी में क्या है, एटी ट्रिपल सी में ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही आइटम है। एटी ट्रिपल सी क्या बोलता है, प्रीमियम फॉर पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी। क्या बेटा, प्रीमियम, आप एलआईसी का पेंशन प्लान आपने लिया है, एलआईसी का क्या लिया आपने, पेंशन प्लान। तो पेंशन प्लान में तो प्रीमियम तो भरना पड़ेगा, ठीक है। एलआईसी का पेंशन प्लान में प्रीमियम तो भरना पड़ेगा, फ्री में मिलेगा क्या, फ्री में मिलेगा, अरे पेंशन तो देना पड़ेगा, या सॉरी पेंशन क्या, प्रीमियम तो देना पड़ेगा। उस पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। तो जो आप प्रीमियम भरोगे ना, वो उसका डिडक्शन आपको एटी ट्रिपल सी में मिल जाएगा। वाह, यस मिलेगा। अभी वाव कर लो, फिर उसके बाद झटका भी लगेगा। देखो, तो एटी ट्रिपल सी में क्या हो गया, आपको प्रीमियम आप जो भरोगे, लेकिन याद रखना एटी ट्रिपल सी किससे रिलेटेड है, पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी। अगर पेंशन प्लान आपने लिया है एलआईसी का, तो फ्री में तो लोगे नहीं, उसके लिए प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। तो जो प्रीमियम भरेगा वो आपको एटी ट्रिपल सी में डिडक्शन मिलेगा, याद रखने का, एटी ट्रिपल सी में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, अब क्या हो गया इधर, अब झटके वाली बात। अब जो एटी सी और एटी ट्रिपल सी, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखना। देखो, इसका भी डिडक्शन कितना बोल रहा है, 1,50,000 है ना, ठीक है, बराबर है। हाँ, तो यहां तक पड़ेगा तो लोगों को यही समझेगा कि 1,50,000 एटीसी का, 1,50,000 इसका, 1,50,000 उसका, 1,50,000 इसका, दोनों मिला के 3 लाख। ये सबके दिमाग में आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, वो सबके माइंड में आता ही। लेकिन याद रखना, बराबर है, ये दोनों मिला के एटी ट्रिपल सी और एटीसी दोनों मिला के
दोनों मिला के लिमिटेड रहेगा 1,50,000, याद रखो। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, कोई भी देखेगा एटीसी 1.5 लाख, ये एटीसी 80CCC 1.5 लाख, तो उसको लगेगा ही 3 लाख है, बट वैसा नहीं लगना चाहिए बेटा। दोनों मिला के देखो, इधर लिखा है मैंने, सेक्शन 80C प्लस सेक्शन 80CCC दोनों मिला के लिमिटेड होगा 1,50,000 को। बड़ी नाइंसाफी है। हाँ है, नाइंसाफी नहीं है भाई। 80C 80CCC दोनों मिला के 1,50,000। समझो, एक एग्जांपल ले लो, किसी बंदे का 80C में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बराबर। 80C में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो क्या करेगा वो? 80CCC में पूरा 1.5 लाख ले ले, दोनों मिला के 1,50,000 तक है ना, तो क्या करे वो? 80CCC में पेंशन प्लान ऑफ LIC लेके पूरा 1,50,000 ले ले। अब देखो, अब समझ लो कि किसी बंदे का 80C में LIC तो सबका रहता ही है नॉर्मली, LIC का ही इन्वेस्टमेंट है, LIC का, LIC में ही वो सब्सक्राइब करता है, प्रीमियम देता है। तो समझो LIC उसका कितना है? 50,000 का पूरे साल का, और इधर कितना है? 50,000। देखो 50,000 का LIC हो गया बस, और 80C में उसका कुछ भी, उसने 80C का और कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और बाकी 80CCC का किया है, 80CCC। तो 80CCC में पेंशन प्लान ऑफ LIC उसने कितना लिया? 1 लाख का, तो 1 लाख और 50,000, 1,50,000 हो गया कि नहीं? 1,50,000 हो गया ना? तो दोनों मिला के याद रखना, 80C एंड 80CCC दोनों मिला के 1,50,000 है, याद रखो। 80C प्लस 80CCC दोनों मिला के कितना लिमिट है? 1,50,000। ये सबको याद रहना चाहिए। देखो सबके दिमाग में वो आता ही है, अरे 80C में 1.5 लाख, इधर 1.5 लाख, तो 3 लाख। नहीं, वो मत समझना, दोनों मिला के लिमिटेड है टू 1,50,000। ठीक है, मालूम पड़ा? या तो चाहिए तो आप 80C का कुछ मत लो, पूरा इधर ही लो 1,50,000, या तो आपने पूरा 80C में ही 1,50,000, समझो 80C में पूरा डिडक्शन ले लिया, सब कुछ 80C के जितने आइटम थे सब मिला के 1,50,000 हो गया, तो आपको 80CCC का डिडक्शन नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि 1,50,000 का लिमिट हो गया ना आपका खत्म, तो 80CCC का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो याद रखना बेटा, 80C 80CCC दोनों मिला के 1,50,000 है। एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। व्हाट? एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। 1,50,000 का जो लिमिट है, जो 1,50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो आप, वो दोनों मिला के है 80C 80CCC। चाहिए तो आप पूरा 80C का डिडक्शन ले लो, पूरा 1,50,000, या आपने 80C का थोड़ा ले लिया और 80CCC दोनों मिला के 1,50,000 होना चाहिए, या तो किसी ने समझो 80C का लिया ही नहीं, 80CCC का ले लिया, तो वो भी अलग से, मतलब पूरा जो टोटल होगा दोनों का वो 1,50,000 होना चाहिए। जैसे 80C में कुछ नहीं लिया तो नील, और इधर कितना? 80CCC का 1,50,000, तो दोनों मिलाएगा तो नील प्लस 1,50,000 क्या होता है? 1,50,000। तो मतलब यही है कि 80C और 80CCC दोनों मिला के 1,50,000 तक लिमिटेड है, बस उससे ज्यादा डिडक्शन आप नहीं ले सकते। तो ये याद रखना बेटा, सब लोग अच्छे से रिवाइज करना। मालूम पड़ा? रिव्यू करना है तो मैं शाम को अपलोड भी कर दूंगा, इसका रिव्यू भी कर लेना। ठीक है, तो याद रखना 80C 80CCC दोनों मिला के 1,50,000, उससे ज्यादा नहीं। ओके, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो अब आ जाओ, तो 80CCC याद रखना क्या हो गया? पेंशन फॉर, जो पेंशन प्लान ऑफ LIC है उसका जो प्रीमियम भरोगे वो 80CCC का होता है, और 80C और 80CCC दोनों मिला के 1,50,000 तक लिमिटेड है, उतना ही डिडक्शन ले सकते हो, उससे 1 रुपया ज्यादा डिडक्शन आप नहीं ले सकते। देगा ही नहीं गवर्नमेंट, तो लेगा क्या? ठीक है, तो ये दो सेक्शन अपने मेन थे। आ जाओ अब नेक्स्ट मेन सेक्शन ATD। कौन सा बेटा? ATD। अब इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बेटा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ATD, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। और याद रखो, जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा ना, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे किया, किसमें? कैश में, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कभी भी कैश में मत भरना, समझा? अदर देन कैश भरो, चेक से भरो, अपना ऑनलाइन भरो, बट कैश में मत भरना। कैश में भर दिया ना तो आपको इनकम टैक्स में से डिडक्शन नहीं मिलेगा, इनकम में से डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, बराबर है? तो देखो, आप जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो ना, उससे आप अपना टैक्स भी बचा सकते हो। कौन से सेक्शन के अंडर? ATD के अंडर। अब देखो, और वो भी
कैश में भूल के भी मत भरना, कैश में भरा ना तो गया, फिर आप डिडक्शन नहीं ले सकते, इनकम टैक्स से डिडक्शन नहीं ले सकते, याद रखना। तो अदर देन कैश भरना है आपको। और उसमें भी देखो, आ जाओ, अगर आप, आपकी बीवी बच्चे ये लोग हैं तो उनका पूरा मिला के कितना लिमिट है पूरे साल का? 25,000, 25,000 तक आप प्रीमियम भर सकते हो। पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप, ठीक है, मॉम डैड, तो उनका भी लिमिट है 25,000, उनके लिए भी आप 25,000 ले सकते हो। तो देखो कितना हो गया, मतलब 25 प्लस 25 50,000, 50,000 तक का आप रिडक्शन ले सकते हो, 50,000 तक का। लेकिन अगर इफ एन इंडिविजुअल इज अ सीनियर सिटीजन, लेकिन समझो अगर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल हो गया है उसका या उससे ऊपर है, तो 60 या 60 के ऊपर हो गया, 60 साल का हो गया है या उससे ऊपर है, सीनियर सिटीजन के लिए सोचो, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा 25,000 है, एक्स्ट्रा 25,000, समझा कि नहीं? सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए कितना है बेटा? एक्स्ट्रा 25,000, बराबर है। अब देखो, सुनो, समझो मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ठीक है, उनका मैंने लिया, मैं 60 साल का तो हूं नहीं, कोई 60 साल का तीनों में से नहीं है, तो मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? 25,000, नॉर्मल सी बात है, जब मैं 60 का रही हूँ तो बाकी को भी 60 का नहीं होगा ना, तो मैक्सिमम लिमिट कितना है? 25 ये मिल गया। बट पेरेंट्स जो है मेरे वो 60, उनका एज 60 हो गया है, बराबर है, तो उनके लिए मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000, कितना मिलेगा? 50,000, समझा क्या बोला मैंने? अगर अगर 60 का एज हो गया है, चाहे वो मेरा हो या पेरेंट्स का हो, तो मेरे को 25,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। 25,000 का क्या मिलेगा बेटा? एडिशनल डिडक्शन, ठीक है। तो फिलहाल मेरा तो 60 साल हुआ नहीं है, हाँ पेरेंट्स का हो गया, इसलिए 25,000 का एडिशनल डिडक्शन मिल गया, मतलब कितना हो गया इधर? 50,000। तो मेरे को कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 25 ये 50 ये 75,000 का डिडक्शन मिल गया। तो 75,000 मैं अपने इनकम में से कम कर दूंगा तो मेरा टैक्स का टेंशन दूर हो गया कि नहीं? उतना मेरा टैक्स से रिडक्शन हो जाएगा ना, उतना उसके ऊपर जितना टैक्स जाने वाला वो बच जाएगा मेरा। भाई नॉर्मल सी बात है, 75,000 मैंने माइनस कर दिया तो मेरी इनकम कम हो गई, इनकम कम होगा तो टैक्स भी कम भरना पड़ेगा, इनकम कम दिखेगी तो टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो, अब समझो मैं भी 60 साल का हूं, एज्यूम इट, मैं भी 60 का हो गया, बराबर है, तो सेल्फ स्पाउस, मैं, मेरी बेबी, ठीक है, मैं, वाइफ, वो सब 60 के हो गए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन 60 के नहीं होंगे, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो अगर मैं भी 60 का हूं तो मुझे भी एडिशनल डिडक्शन मिलेगा, कितना? कितना? 25,000 का एडिशनल डिडक्शन, मतलब कितना हो जाएगा? 50, कितना हो जाएगा? 50, है कि नहीं? पेरेंट्स तो है ही 60 के ऊपर, ठीक है, तो इधर भी 50, मतलब 50 प्लस 50 कितना हो गया? ओह 1 लाख, माय गॉड, ठीक है, समझा कि नहीं? तो याद रखो, अगर आप सीनियर सिटीजन हो गए तो आपको 25,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलना है, एडिशनल डिडक्शन, ठीक है। नॉर्मली ज्यादा करके केस क्या होता है आपका, यहाँ ही आता है पेरेंट्स में, 25 प्लस 25 50, बाकी इधर 25 तक का लिमिट होता है, बराबर है। तो याद रखो, ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। तो देखा ना, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000, पेरेंट्स के लिए भी 25,000, लेकिन अगर एज 60 या 60 के ऊपर हो गई तो 25,000 का एडिशनल डिडक्शन, 25,000 एडिशनल। तो पेरेंट्स के केस में नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, अगर पेरेंट्स 60 या 60 के ऊपर है तो 25 की जगह पे क्या हो जाएगा? 25 प्लस 25, 25 प्लस एडिशनल 25, तो 50,000, याद रखना। तो देखो मेडिकल, आप मेडिकल प्रीमियम भर के भी अपना टैक्स बचा सकते हो, ठीक है। ये हो गया 80D। अब आ जाओ, नेक्स्ट डिडक्शन है आपका 80DD। क्या बेटा? 80DD। अब 80DD में क्या बोलता है? मेंटेनेंस ऑफ अ हैंडीकैप डिपेंडेंट। मेंटेनेंस ऑफ व्हाट बेटा? हैंडीकैप डिपेंडेंट। जैसे कोई हैंडीकैप पर्सन है, उसका आप मेंटेनेंस कर रहे हो, उसकी देखरेख कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उसकी देखरेख कर रहे हो ना बेटा, तो तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, तो भी आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा 80DD में। समझो वो बंदा है, उसका आप देखरेख कर रहे हो, ख्याल कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिलना ही है। और ये तो अच्छी बात है, देखो इधर क्या होता है कि अगर आप उसका देखरेख कर रहे हो तो आपको डिडक्शन फिक्स मिलता है, 75,000 फिक्स। अगर वो जो बंदा है, हैंडीकैप पर्सन है, वो नॉर्मल है, मतलब ज्यादा हैंडीकैप नहीं है, एक परसेंटेज होता है जो डॉक्टर सर्टिफाई करता है, 80% के नीचे है उसका हैंडीकैप का जो परसेंटेज है वो 80 के नीचे है,
तो आपको 75,000 का फिक्स डिडक्शन मिलेगा, भले आपने उसके ऊपर 10,000 रुपया ही क्यों ना खर्चा किया। अगर आपने उसके ऊपर 10,000 रुपया खर्चा किया तो फिर भी आपको 75,000 मिलना ही है। अटेंडेंस डाल देना सब लोग, राइट। तो याद रखो, डिडक्शन इज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट पेड। मतलब क्या, भले आपने वहां 10 रुपए ही क्यों ना खर्चा किया हो, लेकिन आप मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट कर रहे हो ना, तो आपको फिक्स डिडक्शन मिलेगा 75,000 फिक्स। 75,000 आप अपने इनकम में से माइनस कर दो। लेकिन अगर पर्सन जो डिसेबल पर्सन है या हैंडीकैप पर्सन है, उसकी डिसेबिलिटी ज्यादा है, इसे डॉक्टर ने सर्टिफाई किया कि 80% से ज्यादा डिसेबल है, तो 80% से ज्यादा है ना, उसको आप मेंटेन कर रहे हो, उसका देखरेख कर रहे हो, तो आपको 1,25,000 तक का फिक्स डिडक्शन मिलेगा। कितना? 1,25,000। समझा? तो याद रखो, 80 में कोई भी अगर हैंडीकैप पर्सन है, उसको आप मेंटेन कर रहे हो, हैंडीकैप डिपेंडेंट को, ठीक है, तो याद रखना, अगर उसकी डिसेबिलिटी कम है, राइट है, डिसेबिलिटी कम है मतलब 80% से नीचे, और नॉर्मली जनरली क्या होता है 40% से ऊपर होता है, 40% से 80% के बीच में डिसेबिलिटी है उसका रेशियो, परसेंटेज जो डॉक्टर सर्टिफाई देता है, तो उसके लिए कितना 75,000 आपको फिक्स मिलेगा। भले आपने 10,000 ही डिडक्शन क्यों ना, 10,000 ही खर्चा क्यों ना किया उसके ऊपर, आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो हैंडीकैप पर्सन की डिसेबिलिटी जो है, वो स्पेशली एबल्ड पर्सन की डिसेबिलिटी 80% के ऊपर है, तो आपको 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। कितना? 1,25,000 फिक्स डिडक्शन। भले आपने उसके ऊपर 10,000 क्यों ना खर्चा किया हो, 15,000 क्यों ना खर्चा किया हो, उतना नहीं, पूरा 1,25,000 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप हैंडीकैप को मेंटेन कर रहे हो, राइट। तो याद रखना, ये 80 हो गया। फिर 80E में आ जाओ। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है अपना डिडक्शन में? 80E। 80E क्या बोलता है बेटा? अगर आपने लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए पढ़ने के लिए लोन लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट जाएगा ना, इंटरेस्ट, उसका भी आप यहाँ डिडक्शन ले सकते हो 80E में। और ये डिडक्शन आप कितने साल तक ले सकते हो? 8 साल तक मैक्सिमम, मैक्सिमम 8 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं, 8 ईयर्स तक ले सकते हो। तो याद रखो 80E में क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। भाई हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट भरोगे, वो इंटरेस्ट आप 80E में डिडक्शन ले सकते हो। तो देखो आपकी इनकम कम होते जा रही है ना, तो उससे आपका टैक्स बर्डन कम होएगा, ये सब डिडक्शन लेके आप अपना टैक्स बचा सकते हो। फिर 80TTA। 80TTA याद रखना, ये किससे रिलेटेड है? देखो सबका सेविंग अकाउंट होता है, सबका बैंक में सेविंग अकाउंट है, राइट है। अब सेविंग अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट 10,000 तक, 10,000 तक का जो इंटरेस्ट रहेगा, उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट का 10,000 रुपए तक का आप डिडक्शन ले सकते हो। तो अच्छी बात है ना, 10,000 तक का डिडक्शन आपको आप ले सकते हो। तो 10,000 तक का डिडक्शन लोगे तो उतनी इनकम कम हो जाएगी, उतना टैक्स आपका, उतना टैक्स का रेशियो बच जाएगा आपका, उतना टैक्स बचेगा आपका, समझे कि नहीं? तो 10,000 के ऊपर जो टैक्स भरना है, उतना तो बच जाएगा ना आपका। तो याद रखना 80TTA क्या बोलता है बेटा? डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है, उसका भी डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसका लिमिट है 10,000 तक, 10,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा। फिर 80TTB, TTA हो गया, TTB। TTB में कितना है इंटरेस्ट का लिमिट? कितना है? 50,000। TTB में इंटरेस्ट का लिमिट कितना है? 50,000। मतलब इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट इनकम मिलेगी एफडी से, बराबर, एफडी इन बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, ये सब। लेकिन ये किसको मिलता है? सिर्फ याद रखो 80TTB सिर्फ सीनियर सिटीजन को। किसको मिलेगा? ओनली सीनियर सिटीजन, जो 60 या उसके ऊपर है, 60 या 60 के ऊपर है, तो वो अगर पैसा रख रहे हैं एफडीज में, बराबर है, एफडीज में पैसा रख रहे हैं, तो उनको पूरा डिडक्शन, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000, 50,000 तक, समझे कि नहीं? अभी नॉर्मल पर्सन को सेविंग से कितना मिल रहा था? सिर्फ 10,000 तक का, ठीक है, वो भी सेविंग से मिल रहा है। इधर सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, वो भी एफडी से। और नॉर्मल सी बात है, सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट एफडी में मिलता है कि नहीं? तो वहां उनको 50,000 तक का डिडक्शन मिल रहा है सिर्फ सीनियर सिटीजन को, सीनियर सिटीजन 80TTB में, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, ये सब।
तो याद रखना 80 टीटीबी किसके लिए होता है, सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। और 80 टीटीबी का लिमिट कितना है, 50,000 तक का इंटरेस्ट, 50,000 तक, तो अच्छा है ना सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए सिर्फ 10,000 है, वो भी सेविंग अकाउंट में, इधर तो एफडी का भी इंटरेस्ट काउंट होकर 50,000 तक उनको डिडक्शन मिल सकता है, ठीक है, 50,000 तक डिडक्शन मिलेगा। लास्ट सेक्शन है 80U, क्या बेटा 80U लास्ट सेक्शन है। अब बच्चा 80U क्या बोलता है, 80U ध्यान देना, 80U आपका सेक्शन क्या बोल रहा है, डिडक्शन फॉर हैंडीकैप ब्लाइंड रिटार्डेड रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगर समझो मैं खुद ही हैंडीकैप पर्सन हूँ, स्पेशली एबल्ड हूँ, हैंडीकैप हूँ मैं, तो मुझे फिक्स डिडक्शन मिलेगा। फिक्स डिडक्शन कितना, 75,000। अगर मेरा हैंडीकैप का जो परसेंटेज है वो 80 के नीचे, 80% के नीचे, सेम 80 डबल डी जैसा, बराबर। तो यहाँ क्या है, 80U में अगर मैं खुद हैंडीकैप हूँ तो मेरे को 75,000 का फिक्स डिडक्शन, अगर मेरा हैंडीकैप का रेशियो 80% के नीचे है, डॉक्टर ने सर्टिफाई किया कि ये इसका हैंडीकैप का रेशियो 50% है, तो 50% है मतलब कितना हो गया, 80% के नीचे, तो 80% के नीचे हुआ तो कितना मिलेगा मेरे को फिक्स डिडक्शन, 75,000। लेकिन अगर मेरा हैंडीकैप का रेशियो ज्यादा है, 80% के ऊपर है, मैं ज्यादा डिसेबल हूं, तो उस केस में डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया कि भाई मैं 85% का डिसेबिलिटी है मेरा, तो मतलब मैं सीवियरली डिसेबल हो गया, सीवियर डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में मेरे को 1,25,000 का फिक्स्ड डिडक्शन मिलेगा, फिक्स्ड, बराबर है, 1,25,000 का फिक्स डिडक्शन, ठीक है। तो ये सारे डिडक्शन, पूरे जितने भी डिडक्शन है वो आपने ले लिए, तो आपको मिल गया टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। तो इसमें जो मेन है फिलहाल वो दिया है, याद रखना, जो आपको ज्यादा आएगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो याद रखना 80U में क्या होता है, मैं खुद हैंडीकैप हूं, और 80 डबल डी में क्या होता है, 80 डबल डी में अगर मैं किसी हैंडीकैप पर्सन का मेंटेनेंस कर रहा हूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड है, अगर कोई हैंडीकैप मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं उसका मेंटेनेंस कर रहा हूं, तो मेरे को इधर डिडक्शन मिलता है 75,000, और अगर सीवियर डिसेबल है तो 1,25,000 फिक्स डिडक्शन। यहां याद रखना फिक्स डिडक्शन होता है, भले आपने कितना खर्चा किया हो उससे मतलब नहीं है, आपको फिक्स 75,000 मिलेगा, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 मिलेगा, बराबर है। और 80U में मैं खुद डिसेबल हूं तो मेरे को 75,000 मिलेगा, और अगर मैं ज्यादा डिसेबल हूं, 80% के ऊपर का रेशियो है मेरा डिसेबिलिटी का रेशियो, डॉक्टर ने सर्टिफाई किया, तो मेरे को कितना मिलेगा, 1,25,000। सो दीज ऑल आर द डिडक्शंस बेटा, और ये सब सेक्शन जरा रिवाइज करके रखो। तो कौन कौन सा सेक्शन हो गया मालूम पड़ गया ना, 80C पहला क्या हो गया, ध्यान देना, फर्स्ट वन इज व्हाट, 80C, सेकंड 80 ट्रिपल सी, देन 80D, 80 डबल डी, 80E, 80 TTA, 80 TTB और 80U, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस है, सब याद रखना। 80C क्या हो गया अपना, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, 80 ट्रिपल सी प्रीमियम फॉर पेंशन प्लान ऑफ LIC, 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 80 डबल डी मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट, 80E इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, 80 TTA डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका डिडक्शन, 80 TTB सीनियर सिटीजन के लिए है इंटरेस्ट का डिडक्शन, और 80U आपका क्या है, अगर खुद हम हैंडीकैप्ड है, बंदा खुद असेसी खुद हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड रिटार्डेड है, तो उसका डिडक्शन। तो ये हो गया आपका क्या बेटा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से बेसिक पॉइंट सब याद रखना। ओके चलो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी, ओके